नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नए धार्मिक ज्ञान का कुछ तीखे सवालों के साथ वैचारिक चेकअप करेंगे, वो भी एकदम तसल्ली से। फारूक अब्दुल्ला ने यह कहकर नई बहस छेड़ दी है कि कश्मीर के मुसलमान पहले निम्न श्रेणी के ब्राह्मण थे। फारूक अब्दुल्ला की इन काल्पनिक बातों पर मौलानाओं और संतों का क्या कहना है और राजनीति में किस तरीके की आग लग गई है, ये आज आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए 4 राज्यों से 230 विधायक भोपाल पहुंच चुके हैं। उन्हें खासतौर से एक ट्रेनिंग दी जा रही है। आज आपको बताएंगे कि आखिर अचानक बीजेपी को मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के विधायकों को भेजने की ट्रेनिंग देने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आप रोज सुबह अंकुरित अनाज लेते हैं और मानकर चलते हैं कि आप सेहतमंद और फिट रहेंगे, तो आपको सचेत और सावधान करने वाली एक रिसर्च सामने आई है, जिसे देखकर आपको शौक लग सकता है। इस पर हमने आपको सावधान करने वाली एक कुंजी तैयार की है। सत्ता में आज यूपी में चल रही आतंकी साजिश को डिकोड करेंगे। शामली से गिरफ्तार आईएसआई के एक एजेंट ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसको लाहौर से आईएसआई अफसर की ओर से कमांड मिलती थी और वो राफेल और सेना की जानकारी आईएसआई को देता था। ये खुलासे बेहद हैरान करने वाले हैं। सत्ता के न्यूज मित्रों को यह भी पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में किस तरह अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की बम्पर टू बम्पर टक्कर होने वाली है। छत्तीसगढ़ में आज केजरीवाल की चुनावी फायर ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की संभावनाओं के लिए पीड़ादायक छाले वाली स्थिति पैदा कर दी है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अब नए गैंगस्टर से खतरा है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की सुपारी अब अनमोल बिश्नोई को दी है। दिल्ली पुलिस की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। कुदरत का क्रोध झेल रहे हिमाचल प्रदेश में अभी भी खतरा बरकरार है। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी रिपोर्ट लेंगे। हिमाचल प्रदेश में 17,000 जगहों पर लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा बना हुआ है। तो सत्ता में अब बात कश्मीर के उस इतिहास की जिस पर नेताओं का ज्ञान ओवरफ्लो हो रहा है। ये नेता अपने मूल काम यानी राजनीति छोड़कर सनातन धर्म और इस्लाम धर्म पर ऐसी नई थ्योरी ला रहे हैं, जिससे कौन सा धर्म पुराना है और कौन सा धर्म नया, कौन सा धर्म न्यायप्रिय है और कौन सा न्यायप्रिय नहीं है, इस पर विवाद बढ़ रहा है। ऐसे नेताओं की लिस्ट में नया नाम है जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का। 3 दिन पहले कांग्रेस के जो पूर्व नेता हैं गुलाम नबी आजाद, उन्होंने एक ऐतिहासिक तथ्य रखते हुए कहा था कि कश्मीर के मुसलमान पहले कश्मीरी पंडित थे जो 600 साल पहले कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए। अब फारूक अब्दुल्ला इसमें एक नया इतिहास ले आए हैं और दावा कर दिया उन्होंने कि कश्मीर में उच्च और निम्न श्रेणी के ब्राह्मण थे। निम्न श्रेणी के ब्राह्मणों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो मुसलमान बन गए। वैसे तो फारूक अब्दुल्ला के इस काल्पनिक एक्सक्लूसिव ज्ञान का कोई आधार नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए अगर ये मान भी लिया जाए तो कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि 600 साल पहले धर्म बदलकर कश्मीरी पंडित से मुस्लिम बने लोग क्या निम्न श्रेणी के थे? क्या फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के तमाम मुसलमानों को निम्न श्रेणी का ब्राह्मण बता रहे हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुसलमानों को निम्न श्रेणी का कहकर उनका अपमान नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही कुछ सवालों और फारूक अब्दुल्ला के ज्ञान की काल्पनिक उड़ान पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें इतिहास के कुछ ऐसे चैप्टर भी खुलेंगे जो नेताओं के इतिहास के ज्ञान को थोड़ा बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले फारूक अब्दुल्ला को एक बार सुन लेते हैं। In the Hindu system, they had divided people, the higher Brahmin and the lower Brahmin. So this lower Brahmin was not even allowed to come to the temple. He was downtrodden, like today you have Dalits. Exactly that is what happened to the lower Brahmins. So what happened? When they saw that Islam has come, where there is no difference between the rich, the poor, everyone is equal, there is facilities for all, and there is no division in people. तो निम्न और उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों पर यह अनोखी जानकारी देने के बाद फारूक अब्दुल्ला यहीं नहीं रुके। उन्होंने सनातन और इस्लाम धर्म में कौन कितना न्यायप्रिय है
उस पर भी कल्पनाओं के कई रॉकेट छोड़े। एक बार फारूक अब्दुल्ला की बातों के रॉकेट देख लीजिए, फिर हम उन्हें ऐतिहासिक तथ्यों के दर्शन कराएंगे। Islam progressed. The Quran brought in justice system, which did not exist. So that justice system made people more and more aware of what Islam is and became Muslims. अब आप फारूक अब्दुल्ला के दोनों बयान सुन चुके हैं। पहला, कश्मीर में उच्च और निम्न श्रेणी के ब्राह्मण थे और निम्न श्रेणी के ब्राह्मण मुसलमान बन गए। दूसरा, इस्लाम न्याय व्यवस्था लेकर आया जो पहले नहीं थी। पहली बात, ब्राह्मणों में उच्च और निम्न श्रेणी पर कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता, ना वेदों में, ना पुराणों में और ना ही किसी और ग्रंथ में। ब्राह्मणों को उच्च और निम्न श्रेणी में बांटने का कोई प्रमाण हमें रिसर्च में नहीं मिला। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला ने यह ज्ञान कौन से सांप्रदायिक वाईफाई से डाउनलोड किया है जिसका पासवर्ड सिर्फ उन्हीं के पास है, इसका पता लगाना होगा। दूसरी बात, अगर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक कुरान की ही पहली बार न्याय प्रणाली लेकर आए तो फिर सनातन धर्म के लंबे इतिहास में अलग अलग मोड़ पर उन्नत न्याय व्यवस्था के प्रमाण क्यों मिलते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर से लेकर महात्मा विदुर, आचार्य चाणक्य और राजा विक्रमादित्य तक की न्यायप्रियता के साक्ष्य मौजूद हैं जो अलग अलग ग्रंथों में दर्ज भी हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में तो बाकायदा अलग अलग तरीके की अदालतों और न्याय प्रक्रियाओं का जिक्र है और राजा को न्याय करने के लिए जरूरी सूत्र दिए गए हैं। ये सब इस्लाम के उद्भव से पहले की बात है। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य और दुनिया भर में मशहूर प्रोफेसर जॉन डब्ल्यू स्पेलमैन ने कहा था कि कई मायनों में प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था हमारी आधुनिक न्याय व्यवस्था से भी आगे थी। इसके डिटेल बताने लगेंगे तो सत्ता का पूरा एपिसोड भी कम पड़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि फारूक अब्दुल्ला खुद से थोड़ा रिसर्च कर लें, उन्हें बहुत आसानी से ऐतिहासिक सामग्री मिल जाएगी। यदि आपने सनातन धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करने से पूर्व यह सोचा होता कि न्याय शास्त्र के अंदर, नीति शास्त्र के अंदर कौटिल्य का अध्ययन कर लेते, उनके ग्रंथों का अध्ययन कर लेते। जब विश्व के धर्मों के ग्रंथों का उदय नहीं होता उस समय पर हमारे यहाँ पर सारे शास्त्र जितने थे उपनिषदों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो चुके थे। और रही बात कि हमारे यहाँ पर यदि उज्जैनी का आप राजा विक्रमादित्य के बारे में सोच लेते, उनके अध्ययन कर लेते, तो मालूम पड़ता कि न्याय व्यवस्था की उत्कृष्ट व्यवस्था कहाँ पर रही है विश्व भर के अंदर। हालांकि गुलाम नबी आजाद पर राजनीतिक बढ़त लेने के लिए जिस कश्मीरी मुसलमान को फारूक अब्दुल्ला निम्न श्रेणी का बता रहे हैं, उन्हें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। खुद फारूक अब्दुल्ला कई बार कह चुके हैं कि उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला कश्मीर के बड़े नेता थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी आतिशे चिनार में अपने हिंदू पूर्वजों के बारे में बताया है। आतिशे चिनार में शेख अब्दुल्ला ने लिखा है कि उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। उनके परदादा का नाम बाल मुकुंद कौल था। उनके पूर्वज मूल रूप से सप्रू गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण थे। किताब के मुताबिक अफगान शासनकाल में उनके पूर्वज रघुराम ने एक सूफी के हाथों इस्लाम कबूल किया था। तो कम से कम राजनीतिक बढ़त के लिए उन्हें ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था जिससे कश्मीरी मुसलमानों का अपमान हो। वैसे उनके इस बयान को लेकर अब जवाबी हमले भी हो रहे हैं, जिससे फारूक अब्दुल्ला की राजनीतिक रेटिंग बढ़ गई। In the Hindu system, they had divided people. The higher Brahmin and the lower Brahmin. So this lower Brahmin, he was downtrodden, like today you have Dalits. ये समाज में कुरीतियाँ किसी एक धर्म में नहीं थी, सभी धर्मों में थी। लेकिन कुल मिलाकर के जो उन्होंने कहा है कि पहले सब हिंदू थे, ये वास्तविकता है और सच है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है और जो हालात बताए हैं कि गैर मुस्लिमों में ऊंच नीच और अदना और आला का जो फ़र्क बताया है, ये बिल्कुल बात उनकी दुरुस्त है कि पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा था ऊंच नीच का फ़र्क। मैं एक चीज़ में देख रहा हूँ आजकल, एक तो संस्कारी हिंदुत्व है और एक सियासी हिंदुत्व है।
अब संस्कारी हिंदुत्व बनाम सियासी हिंदुत्व के बीच में एक राष्ट्रीय बहस चल रही है। फारूक साहब भी उसमें टूट पड़ेंगे। चलिए क्या होता है देखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान का पहला मजहब सनातन था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज लेके आए और उनके किरदार से, उनकी मोहब्बत से, उनके आचरण से, उनके प्यार से हिंदुस्तान में इस्लाम है। फारूक अब्दुल्ला साहब जो अब इतिहास को नए ढंग से रचना चाहते हैं, एक नई थ्योरी लेकर आए हैं अपर ब्राह्मण और लोअर ब्राह्मण, मगर वो ये शायद भूल जाते हैं कि कश्मीर में सबसे पहला धर्म परिवर्तन माँ काली के 40 पुजारियों का तलवार की जोर पर किया गया और उसके बाद उस मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ पे एक मस्जिद बना दी। तो नेताओं के साथ कई बार ऐसा होता है कि जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं और फिर उसे वापस ले लेते हैं और कह देते हैं कि उनके कहने का मतलब वो नहीं था जो समझा गया। वैसे फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले में ऐसा नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस में एक नेता हैं जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष बने हैं, अजय राय उनका नाम है। इन्होंने 3 दिन में 3 बयान दिए, वो भी राहुल गांधी पर। दरअसल जैसे ही अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने 18 अगस्त यानी कल सुबह ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शाम होते होते उन्हें शायद इसका एहसास हो गया, वो कुछ ज्यादा बोल गए। फिर शाम में उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता की मांग है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें। 19 अगस्त यानी आज सुबह उन्होंने फिर से करेक्शन किया और कहा कि हाईकमान और राहुल गांधी तय करेंगे कि वो कहां से चुनाव लड़ें। यानी 2 दिन में 3 तरीके की बात करके अजय राय सुर्खियों में बने हुए हैं और एक बार अजय राय के तीनों बयान सुन भी लेते हैं। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। वहाँ की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि राहुल जी जो हम लोगों से गलतियां हुई इसको हम सुधारेंगे और राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत से अमेठी से चुनाव जिताएंगे। ये तो उनको तय करना है, राहुल जी को तय करना है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, इस नाते मैं ये निश्चित कहूंगा कि वहाँ की जनता, अमेठी की जनता ये मांग कर रही है, डिमांड कर रही है। वैसे अब जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ही 2 दिनों में 3 अलग अलग तरीके के बयान दे चुके हैं तो बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी नेता अभी से राहुल गांधी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मूड में है। वो कह रही है कि अभी तय होना बाकी है कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे। वैसे ये सच है कि 2019 में अमेठी से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने ज्यादातर समय अमेठी से दूरी बनाए रखी है। 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़े थे तो उन्हें 4,13,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अमेठी लोकसभा के तहत आने वाले इलाकों में सिर्फ 1,43,000 वोट मिले, यानी 3 सालों में कांग्रेस के वोट 2,70,000 कम हुए। ऐसे में राहुल गांधी के लिए अमेठी से लड़ना आसान फैसला नहीं होगा। वैसे भी 2022 के चुनाव में अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। कांग्रेस को एक भी सीट वहां नहीं मिली है। इन आंकड़ों की जानकारी कांग्रेस नेताओं को भी है। शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि सब कुछ राहुल गांधी ही तय करेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। जो कार्यकर्ता चाहता है वो बोलना चाहिए, उनको कार्यकर्ता बोलते भी हैं। अपने मन की बात तो रखने का हक है हर कार्यकर्ता को। पार्टी का निर्णय होता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है। जो निर्णय है वो हमारी कांग्रेस पार्टी लेगी। सबके विषय में पार्टी ही निर्णय लेगी। पिछली बार भी जो हुआ था उससे तो नरेंद्र मोदी जी का विश्वास और भी जनता में बैठा है। तो पिछली बार अमेठी से क्या हुआ था राहुल जी का, अब फिर से बेइज्जती करानी होगी तो आएंगे। जो वहाँ की जनभावना है, अमेठी की जनभावना है, उत्तर प्रदेश की जनभावना है, उसको व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश अपने रिश्ते को स्थापित करना चाहता है, अमेठी अपने रिश्ते को फिर से स्थापित करना चाहती है। अब उनको वो लाइसेंस अमेठी की जनता देती है या नहीं देती, तो मुझे बड़ी उम्मीद कम है। और ये पक्का है कि अब की बार अमेठी से उनकी जमानत जब्त हुई।
हालांकि राहुल गांधी इन दोनों ऐसी जगह पर हैं जहां राजनीतिक बयानों का नेटवर्क थोड़ा देर से पकड़ता है। राहुल गांधी लद्दाख में बाइक राइडिंग कर रहे हैं। बाइक चलाते हुए राहुल गांधी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कांग्रेस ने 34 सेकंड की एक रील ट्वीट की है जिसमें राहुल गांधी बाइक राइड कर रहे हैं। तो राहुल गांधी लद्दाख में हैं। वहां से लौटकर एक बार फिर से उनकी राजनीतिक गतिविधियां तेज होने वाली हैं। इस महीने के आखिर में मुंबई में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक है, लेकिन इस बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर हमला बोल दिया। अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी के प्रचार के लिए आज छत्तीसगढ़ में थे, जहां उन्होंने चुनाव में जीत कर आने के बाद 10 गारंटी लागू करने की बात कही। इसमें फ्री बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक समेत कई वादे शामिल हैं। इस सभा में अरविंद केजरीवाल का सबसे ज्यादा जोर छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती पर था। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली की कमी नहीं है, जो पार्टियां यहां हैं उनकी नीयत खराब है। स्वाभाविक है, सरकार कांग्रेस की है तो हमला भी कांग्रेस पर ही माना जाएगा। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर कैसे हमला बोला। आज मैं आपको केजरीवाल की 10 गारंटी देके जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है। छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी। बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की इनकी नीयत खराब है। 24 घंटे बिजली मिला करेगी। वैसे 2 दिन पहले ही दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस पहले ही हाईकमान से अकेले चुनाव लड़ने की मांग कर चुकी है। ऐसे में अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है और उसके वोट काटती है तो इंडिया गठबंधन के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। सत्ता में अब आपके लिए ऐसी खबर जो आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। आप अक्सर कच्चे स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज खाते होंगे और उसे पोषण का पावर हाउस भी समझते होंगे। अंकुरित भोजन खाने के आपको कई फायदे गिनाए जाते होंगे, लेकिन यही स्प्राउट्स आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं और अगर सावधानी न बरती जाए तो कई मौकों पर ये जहरीले और जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। दरअसल इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कच्चे स्प्राउट्स यानी कच्चा अंकुरित अन्न या कच्ची अंकुरित सब्जियां खाना खतरनाक हो सकता है। पिछले साल अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पहले ही कच्चे अंकुरित भोजन को हाई रिस्क यानी जोखिम भरा घोषित कर दिया था। यानी स्प्राउट्स अगर कच्चे हैं तो इन्हें बहुत सावधानी से खाना होगा। ऐसा नहीं किया तो सेहत बनने के बजाय बिगड़ भी सकती है। यानी रिसर्च में जो सबसे बड़े पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि अगर रोगाणु पनप गए तो कच्चा अंकुरित अनाज खतरनाक साबित होगा, जबकि भाप या हल्के तेल में पका अंकुरित अनाज सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पकाने से रोगाणु मर जाते हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपकी सेहत को लेकर आपको सचेत करना है। इसलिए हमने सत्ता की अंकुरित अनाज वाली कुंजी तैयार की है। कच्चा अंकुरित अनाज जिसमें रोगाणु पनप चुके हों, उसके स्वाद में शुरुआत में कोई खास फर्क नहीं आता, सब कुछ सामान्य लगता है और हम ये समझकर उसे खा लेते हैं कि ये शरीर को बहुत फायदा पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा करते ही बीमारी की पहली स्टेज शुरू हो जाती है। ये है फूड पॉइजनिंग। और अगर इस स्टेज में उभरने वाले हल्के लक्षणों पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर रोग का दूसरा स्टेज होती है, जो अपने साथ डायरिया, टाइफाइड, हैजा, आंतों की बीमारी, पेट से संबंधित तमाम बीमारियां लेकर आती है। चाहे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नया रिसर्च हो या यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की चेतावनी, दोनों में ही यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब किसी अनाज को नमी में अंकुरित होने के लिए रखा जाता है तो उसमें ई कोलाई,
सैल्मोनेला और शिगेला सहित कई बैक्टीरिया और रोगाणु तेजी से बढ़ने लगते हैं। आजकल आपके आसपास के किराने की दुकानों से लेकर तमाम ऑनलाइन स्टोर्स तक पर स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज और सब्जियां उपलब्ध रहती हैं, लेकिन घर पर तैयार किए गए स्प्राउट्स आपके लिए ज्यादा सुरक्षित साबित होंगे। इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ने इस पर एक रिसर्च की, जिसमें बाजार से खरीदे गए अंकुरित अन्न की तुलना में घर में तैयार अंकुरित अन्न को ज्यादा सुरक्षित पाया गया। इस रिपोर्ट में इसकी वजह बाजार में साफ पानी का इस्तेमाल न करना, ज्यादा वक्त तक अंकुरित अन्न का रखे रहना और साफ सफाई का ध्यान न रखना बताया गया, जबकि घर में इसकी गुंजाइश कम होती है। हालांकि घर में भी लापरवाही हो जाती है। इससे बचने के लिए अंकुरित अन्न के पानी में हल्का नमक डालना और बाद में सिरके का इस्तेमाल करना कारगर हो सकता है। हमने एक्सपर्ट से भी बात की और इस पर एक रील तैयार की है। इसे देखिए और जानिए कि आखिर स्प्राउट्स तैयार करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्प्राउट्स खाने के फायदे तब अचानक समाप्त हो जाते हैं जब अंकुरण स्वच्छता से ना किया गया हो या फिर स्प्राउट्स का आपके खाने से पहले ही किसी प्रकार से दूषितीकरण हो गया हो या कंटामिनेशन हो गया हो। मूल रूप में अगर आपको स्प्राउट्स के फायदे चाहिए तो सिर्फ ऑर्गेनिक सीड्स के ही स्प्राउट्स खाएं, ऑर्गेनिक चना, ऑर्गेनिक दालें, क्योंकि नॉन ऑर्गेनिक खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अक्सर डॉक्टर आपको स्प्राउट्स को पकाकर खाने की सलाह देते हैं, परंतु पकाने में प्रयुक्त होने वाली गर्मी से स्प्राउट्स में उत्पन्न होने वाले विटामिन और अन्य लाभदायक तत्व अक्सर समाप्त हो जाते हैं या बहुत मात्रा तक कम हो जाते हैं। केमिकल और दोनों बैक्टीरिया से बचने के लिए एक तो ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक फूड्स को यूज़ करें, और दूसरा जब भी स्प्राउट्स भी खाएं तो स्टीम करें प्रॉपर्ली, ताकि उसमें बैक्टीरियल काउंट भी बहुत गिर जाए और सेफ रेंज में आ जाए, एंड साथ में वो ऑर्गेनिक है तो उसमें केमिकल भी नहीं रहेगा। अंकुरित अनाज को 3 घंटे के लिए क्लोरीनेटेड पानी में, यानी कि जिसमें हाइपोक्लोराइड मिलाया जाता है पानी में, उसमें क्लोरीन उत्पन्न हो जाती है, उस पानी में भिगो के रखें या सिरके में भिगो के भी रख दें तो संक्रमण रहित बीजों से बनाए गए ऐसे स्प्राउट्स को किसी भी कारण से जीवाणु के दूषण से मुक्त किया जा सकता है। तो अंकुरित अनाज की बात चल रही है तो आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं जो अंकुरित आलू से जुड़ी हुई है। आपने नोट किया होगा कि कई बार घर में जो आलू स्टोर करके रखे जाते हैं वो अपने आप अंकुरित हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग इन आलूओं को काट कर साफ कर लेते हैं और सामान्य तरीके से खा लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत खतरनाक है। कुछ समय पहले अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च प्रकाशित हुई जिसमें 11 साल के एक बच्चे को हुई फूड पॉइजनिंग के कारण बताए गए। इसमें बताया गया था कि अंकुरित आलू में ग्लाइको एल्कलाइड होता है, इन्हें सोलेनिन भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग और दूसरे कई तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए अंकुरित हो चुके आलू को खाने से परहेज करना चाहिए। और अब बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर रची जा रही उस साजिश की जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये मामला बेहद गंभीर है, इसमें जिंदा सबूत है। आप इस खबर को गौर से देखिए और हिंदुस्तान के उन दुश्मनों को पहचानिए। आज से 2 दिन पहले एसटीएफ मेरठ की टीम ने शामली से कलीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया जिस पर आईएसआई एजेंट होने का शक है। बताया जा रहा है कि कलीम 12 अगस्त को ही अपनी मां अमना और पिता नफीस के साथ पाकिस्तान जेल से रिहा होकर शामली लौटा था। ये लोग अवैध पिस्टल रखने के मामले में पाकिस्तान जेल में 23 जुलाई 2022 से बंद थे। ये तो कलीम के क्रिमिनल और टेरर बैकग्राउंड का महज एक छोटा सा हिस्सा है। अब कलीम को लेकर जो नया खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है और चिंताजनक भी है। कलीम के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए, उर्दू में लिखे हुए कुछ संदिग्ध मैसेज के साथ एक पेपर बरामद हुआ। साथ ही 5 ग्रुप की व्हाट्सएप चैट भी मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी के पास से एसटीएफ को आर्मी ऑफिसर की तस्वीर,
कुछ अखबारों की कटिंग के फोटो भी मिले हैं। आपको बता दें, कलीम का भाई तस्लीम पहले ही जाली करेंसी और पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार हो चुका है। कलीम कुछ दिन पहले पाकिस्तान से वापस भारत लौटा था। कलीम से पूछताछ में जो बातें पता चली और जो सबूत उसके पास से मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक कलीम की लाहौर में बैठे आईएसआई अफसर के साथ व्हाट्सएप पर बात होती थी। आईएसआई भारत में दंगे फैलाने की बड़ी साजिश रच रहा था। यह सब कैसे प्लान हो रहा था, इसे भी खुलासों की मदद से समझिए। लाहौर में बैठा आईएसआई का अफसर यूपी में सेना के ठिकानों की जासूसी कर रहा था। आईएसआई एजेंट कलीम ने आईएसआई अफसर दिलशाद को सेना के ठिकानों की कई तस्वीरें भेजी थी। इसके अलावा आईएसआई भारत के लड़ाकू विमान राफेल की जानकारी जुटा रहा था। राफेल विमान से जुड़ी कई खबरें भी भेजी गई थी। चैट्स के मुताबिक आईएसआई अफसर दिलशाद मिर्जा पाक अधिकृत कश्मीर का चक्कर भी लगा चुका है। शामली से गिरफ्तार कलीम पाकिस्तान से कई बार तस्करी करके हथियार भी भारत लेकर आया था। एफआईआर के मुताबिक पाकिस्तान से आए हथियारों से आम लोगों पर हमले का प्लान था। फिलहाल पुलिस फुल एक्शन में है। कलीम से एसटीएफ और आईबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई अफसर दिलशाद मिर्जा से यूपी में कई और लोग भी जुड़े हुए हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। कलीम से जो 2 फ़ोन बरामद हुए, जिसमें उसके भाई तहसीन की जो है वो चैट्स हैं कुछ मोबाइल नंबर से, जो कलीम के मोबाइल से एक्टिवेट हुए थे, लेकिन वो वर्तमान में पाकिस्तान के आईपी एड्रेस पर एक्टिव हैं और उनसे जो है चैट्स हो रही हैं। तो इससे जो है यह जानकारी हुई है कि वह जो है षड्यंत्रकारी गतिविधियों में संलिप्त था। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में इसकी रिश्तेदारी है, जहाँ पर इसने विज़िट किया था और ये इसका तीसरा विज़िट था पाकिस्तान में। जो एजेंसीज के थ्रू पता चला था कि ये वहाँ पर जो है षड्यंत्रकारी संगठनों के संपर्क में था। तो शामली का कलीम तो आतंकी साजिश वाली पूरी पिक्चर का सिर्फ एक किरदार है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस तरीके के खुलासे और गिरफ्तारियां होती जा रही हैं, जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। अगस्त 2020 में यूपी के बलरामपुर के रहने वाले मुस्तकीम दिल्ली से उसको गिरफ्तार किया गया। इस पर आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप लगा था। फरवरी 2021 में लखनऊ से जगदेव सिंह जग्गा की गिरफ्तारी हुई थी। इसके खालिस्तानी कनेक्शन ने बड़े बड़े अफसरों के होश उड़ा दिए थे। जुलाई 2021 में लखनऊ से मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। ये खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के लिए काम करते थे। सितंबर 2021 में लखनऊ से मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार किया गया था। इस पर भी आईएसआई के एजेंट होने का आरोप लगा था। अप्रैल 2022 में गोरखपुर से अहमद मुर्तजा को अरेस्ट किया गया था। इसके भी आईएसआई कनेक्शन ने हर किसी को हैरान कर दिया था। जुलाई 2023 में गोरखपुर से तारिक और गोंडा से सद्दाम को गिरफ्तार किया गया था। इनके भी आतंकी कनेक्शन मिले थे। इसके अलावा भी कई ऐसे आरोपी हैं जिन पर अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवातुल हिंद जैसे आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप हैं। इस मामले की गहराई से जांच की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान से सैलरी लेकर काम करने वाले स्लीपर सेल्स का असली प्लान डिकोड हो सके। और सत्ता में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सत्ता की लड़ाई और भी तेज हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने सूबे की 230 सीटों पर कब्जे के लिए एक खास प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत देश के 4 राज्यों के बीजेपी के 230 विधायक मध्य प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र से आए इन विधायकों को आज ट्रेनिंग दी गई। भोपाल के कान्हा फन सिटी में आज सुबह 11 बजे से ये ट्रेनिंग दी गई थी। प्रशिक्षण शिविर में एमपी में बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव होना है। बीजेपी 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सवाल है, बीजेपी को आखिर ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी? आपको पहले कुछ पॉइंट्स में इसको समझा देते हैं। सबसे पहले बीजेपी की कोशिश है कि पार्टी के अंदर की गुटबाजी को खत्म किया जाए। इन विधायकों से कहा गया है, आप जिस भी विधानसभा में जा रहे हैं, आपको वहां पर गुटबाजी खत्म करवानी है। जो नेता विरोधी हैं, उन्हें साथ लाना है, आपसी सामंजस्य बैठाना है। इसके अलावा यह भी काम दिया गया है कि कोई भी प्रभावशाली विपक्षी नेता है तो उसे पार्टी में शामिल करवाएं। अगर आपके विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता प्रभावी है तो अपने जिला अध्यक्ष से बात करें, उसे बीजेपी में शामिल कराएं। अगर बात नहीं बनती तो नरेंद्र सिंह तोमर से संपर्क किया जाए। कोई गुटबाजी के चलते शामिल नहीं होने दे रहा है तो विधायक ये बात रिपोर्ट करें। अगर बीजेपी का ही नेता किसी विपक्षी नेता को शामिल नहीं होने दे रहा है तो इसके लिए भी हाईकमान को बताया जाए।
पहले कुछ सेकंड की न्यूज़ में आप ये देखिए कि किन सवालों और मुद्दों के साथ बीजेपी ने मध्य प्रदेश में फतह का फॉर्मूला तैयार किया। ये सारे ही विधायक अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी एक एक विधायक को दी जाएगी। आज यही बताया जाएगा कि आपको जिस भी विधानसभा में जाना है वहां पर करना क्या है। तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतर रही है और जो हमारे विधायक मित्र आए हैं अलग अलग विधानसभाओं में जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। उससे हमारे चुनाव अभियान को निश्चित तौर पर और बहुत गति मिलेगी। आने वाले 10 दिनों तक ये जितने भी विधायक आप इस प्रशिक्षण शिविर में देख रहे हैं ये उन विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहां की नब्ज टटोलेंगे कि आखिरकार बीजेपी की स्थिति यहां पर क्या है और उसके बाद केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ा संगठन है जिसने 230 लोग विधायक बाहर से बुला लिए यहाँ के विद्रोह को खत्म करने के लिए, यहाँ के मैकेनिज्म के लिए, यहाँ के मेंटेनेंस के लिए। अरे भैया आपके पास इतने योग्य लोग थे, आप कहते हो कि हमारा कार्यकर्ता तो दुर्लभ कार्यकर्ता है, कौन सा भगवान दुर्लभ क्या बोलते हैं तो वो था, तो फिर बाहर के क्यों बुलाए? यहाँ 230 विधायक जो आए हैं वो चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए और विस्तारक की भूमिका को निभाने के लिए आए। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ स्थिति खराब है इसलिए, तो हर बार होता है। पब्लिक में जाके पब्लिक के काम करें, पब्लिक को अपने पक्ष की नीति समझाए, हमारे काम की पद्धति समझाए, हमारे काम करने का ढंग समझाए। अब सवाल है आखिर बीजेपी का प्लान क्या है और कैसे इन विधायकों के जरिए मध्य प्रदेश में जीत की तैयारी की जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग के बाद 20 से 26 अगस्त तक ये विधायक प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों में दौरा करेंगे। राज्य में कुल 230 विधानसभा सीट है और विधायक भी इतने ही हैं। लिहाजा प्लान है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक की ड्यूटी लगाई जाएगी। विधायक स्थानीय नेताओं के अलावा स्थानीय लोगों से चर्चा करके लोकल मुद्दों पर रिपोर्ट बनाएंगे। ये सर्वे रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। विधायक विधानसभा उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार करेंगे। सवाल तो यह भी है कि बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों अचानक केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में अचानक एक्टिव हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर होने वाली है। कर्नाटक जीतने के बाद से कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरा जोर लगा रही है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखेंगे तो कांग्रेस अब हिंदुत्व के तीर से बीजेपी के हिंदू वोट बैंक को भेदने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में सत्ता को बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह भी है कि इसी साल की शुरुआत में कुछ सर्वे रिपोर्ट्स भी आई थी जिनमें बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। सबके बीच में आज सत्ता का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन हम सभी न्यूज मित्रों से वही न्यूज रिक्वेस्ट करेंगे कि सत्ता की न्यूज़ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।